हेलो बच्चों, लर्निंग फेज इन फिज़िक्स में मैं मीतू सैनी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि 11th का फर्स्ट यूनिट है, मेजरमेंट एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। तो वहाँ पे फिज़िकल वर्ल्ड भी है। फिज़िकल वर्ल्ड मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगी। ये वाला जो टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो और एक 11th के बच्चों के लिए ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है। बच्चों को कई बार समझ में भी नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही इजी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि डायमेंशनल एनालिसिस हमने कैसे करना होता है। तो सबसे पहली बात, डायमेंशंस होती क्या हैं। तो डायमेंशंस क्या होती हैं, हमारे पास मैकेनिक्स में हमने 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं डिस्क्राइब करी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जो किसी और से डिराइव नहीं कर सकती, जिनको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं मैकेनिक्स में। वो क्वांटिटीज़ कौन सी है? मास, लेंथ एंड टाइम। ये 3 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास मैकेनिक्स में, जिससे हम बहुत सारी जो मैकेनिक्स की यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक लेंथ होता है, तो लेंथ अपॉन टाइम, इट मीन्स लेंथ और टाइम ये दोनों हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये यूज़ होंगी, ये वाली यूनिट्स यूज़ होंगी। तो हम वहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। ऐसे लीनियर मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम ये वाली तीन जो हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको यूज़ करके हम डिराइव्ड यूनिट बना सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है 3 फंडामेंटल यूनिट हैं मैकेनिक्स में। और भी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट हैं, 7 फंडामेंटल हैं, 2 में सप्लीमेंट्री हैं। तो मैं सिर्फ मैकेनिक्स की बात कर रही हूँ। तो मैकेनिक्स में ये 3 हमारे पास काफ़ी हैं फॉर्मूलाज को डिराइव करने के लिए। तो डायमेंशंस क्या होती हैं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मास को हम, अगर मैं डायमेंशंस मास की लिखना चाहूँ तो हम इसको लिखते हैं कैपिटल M स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से इसको लिखना होता है। दिस इज द M इज द डायमेंशंस ऑफ मास। ऐसे अगर लेंथ की डायमेंशंस लिखनी है तो दिस इज कैपिटल L इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो L इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। ऐसे टाइम की लिखनी है तो कैपिटल T इज द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास MLT की फॉर्म में 3 डायमेंशंस हैं। इसी की फॉर्म में हमने बाकी जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनकी डायमेंशंस निकालनी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर कोई एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल मीन्स जैसे मैंने एरिया निकालना है, किसी भी चीज़ का एरिया, दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ। आप कोई भी चीज़ ले लो, चाहे आप सर्कल ले लो, कोई भी शेप ले लो, उसका जो एरिया का फॉर्मूला वो लेंथ इनटू ब्रेथ ही आता है इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सर्कल का अगर एरिया लेती हूँ तो एरिया ऑफ सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो पाई इज अ कांस्टेंट, आर स्क्वायर मीन्स लेंथ का स्क्वायर। तो ये भी लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ का स्क्वायर ही आएगा, ये भी लेंथ का स्क्वायर। तो इनकी अगर डायमेंशंस की बात करें तो वो सेम ही आएगी, चाहे किसी भी शेप का आप एरिया ले लो, किसी भी शेप की बॉडी का एरिया ले लो, डायमेंशन सबकी सेम आएगी। तो लेंथ इनटू ब्रेथ आ गया। लेंथ को हमने कैपिटल L से लिखा, ब्रेथ भी तो लेंथ ही होती है। जैसे ये मेरे पास लेंथ है तो ये ब्रेथ है, तो ये भी तो हमारे पास लेंथ ही होगी। तो लेंथ इंटू लेंथ आ जाएगा इसका, तो ये हमारे पास आ जाएगा L स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई L स्क्वायर एरिया की डायमेंशंस। अगर मैंने इसको कंप्लीट तीनों की फॉर्म, तीनों फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में लिखना है, तीनों फंडामेंटल डायमेंशंस की फॉर्म में लिखना है, तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? क्योंकि इसमें m नहीं है तो m का मतलब है m रेज टू पावर 0, क्योंकि ये m पे डिपेंड नहीं कर रहा, l पे डिपेंड कर रहा है। L स्क्वायर t पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो t रेज टू पावर 0। तो ये आ गई हमारे पास एरिया की डायमेंशन। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं कि m हैज़ 0 पावर, l हैज़ 2 पावर एंड t हैज़ 0 पावर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। ठीक, इसी तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे वॉल्यूम ले सकते हैं, हम स्पीड ले सकते हैं। तो वहाँ से आप एग्जांपल देके ये डायमेंशंस की बारे में आप लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन के बारे में बता सकते हो। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये जो मैंने पूरा लिखा है, डायमेंशंस किसे कहते हैं? MLT, जो हमने MLT लिखा है दैट इज डायमेंशंस। तो इसकी फॉर्म में MLT की फॉर्म में जो लिख रहे हैं ये हमारी डायमेंशंस होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? ये जो मैंने कंप्लीट लिखा है कि m की पावर कितनी है, l की पावर कितनी है, t की पावर कितनी है, इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और इक्वेशन कैसे बनती है, ये किसका डायमेंशनल
फॉर्मूला है, ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और एरिया को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिख लो चाहे स्मॉल ए से लिखो। तो कैपिटल ए चाहे स्मॉल ए लिख के इक्वल टू जो भी इसकी डायमेंशंस है एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी ज़ीरो। तो ये हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन आ गई। इस तरह से बहुत सारी हमारे पास डायमेंशंस है। एरिया की मैंने आपको बता दी है। ऐसे अगर हमने वॉल्यूम की निकालनी है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो लेंथ इज ऑल्सो एल, ब्रेथ को भी हम एल ही लेंगे और हाइट को भी हमने एल ही लेना है। तो ये आ जाएगा एल क्यूब। अब ये सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये ना तो मास पे डिपेंड कर रहा है ना ही टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो m0 एल क्यूब टी ज़ीरो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। ऐसे अगर आपने स्पीड के लिए निकालना है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज एल, टाइम इज टी। तो हमारे पास ये डायमेंशंस आ जाएंगे m0 L1 t-1। ये टी नीचे t⁻1 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, स्पीड का और वेलोसिटी का सेम फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है उसका भी यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि बेशक वेलोसिटी ऑफ लाइट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है बट उसका जो फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम वो हमारा सेम ही रहेगा। उसके बाद है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमने LT-1 अभी निकाला अपॉन टाइम। तो ये आपके पास आ जाएगा m0 L1 t-2। तो ये हमारा वेलोसिटी का आ गया। इस तरह से आप लिखोगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इज m L t-1। तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम आ गया। ऐसे ही अगर हमने फोर्स के लिए निकालना है तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का m आ गया, एक्सेलरेशन आपने ऊपर निकाला है LT-2। तो ये आपके पास आ गया MLT-2। ये हमारा फोर्स का आ गया। इस तरह से अगर आपने वर्क का निकालना है तो वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपने अभी निकाला है MLT-2, डिस्प्लेसमेंट इज L। तो ये आपका बन जाएगा ML2T-2। तो ये आपका वर्क का आ गया। अब आपको पता है वर्क और एनर्जी, वर्क इज इक्वलेंट टू एनर्जी, वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा। पावर निकालनी है, पावर किसके इक्वल होती है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का हमने अभी निकाला है ML2T-2 अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास आ जाएगा ML2T-3। ये हमारे पास पावर का आ जाएगा। अगर आपने एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क इज L, लेंथ होता है, रेडियस इज ऑल्सो L, L से L कैंसिल। इसका मतलब m0 L0 t0। तो जो एंगल है हमारा इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो एंगल एक हमारा वेरिएबल, डायमेंशन लेस वेरिएबल है, क्योंकि एंगल चेंज होता रहता है बट इसकी जो डायमेंशंस है वो नहीं होती हैं। ऐसे अगर आपने टॉर्क की निकालनी है, टॉर्क होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस तो ML2T-। तो वो आप पुट करके देख लेना, जब वो बिल्कुल ही सेम आ जाएगी किसकी जैसी, वर्क के जैसी। जैसे वर्क होता है वैसे ही टॉर्क होती है। इस तरह से और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, फिजिकल डायमेंशनल फार्मूलाज को हमने कैसे निकालना है। तो ये इसका मेथड है निकालने का। आपने सबको MLT की फॉर्म में निकालना होता है। आपको बेसिकली फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको लर्न हो गया तो आप रफ में ये निकाल सकते हो। वैसे अगर आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इसके डायमेंशनल फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे। थैंक यू।